गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ये चैप्टर चल रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसमें लास्ट हमने पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये दो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं और इन दोनों में हमने एक चीज जो थी वो कॉमन देखी थी, और वो ये थी कि इन दोनों का ही यूनिफिकेशन जो है वो वॉर्स के थ्रू और आर्मी की हेल्प से हुआ था। यानी यहाँ जो रेवोल्यूशन हुआ वो आर्मी के थ्रू या जो पब्लिक है वो आर्मी के साथ कंबाइन होकर के रेवोल्यूशन हुआ, तब जाकर के यूनिफाई हुए। लेकिन वहीं हम अगर ब्रिटेन को देखें, यानी ठीक है, या इंग्लैंड का जो आज हम फॉर्म देखते हैं, ब्रिटेन का जो फॉर्म देखते हैं, तो उसकी प्रोसेस जो है, ये जो ट्रेडिशनल तरीका था रेवोल्यूशन के थ्रू यूनिफाई होना नेशन का, तो ब्रिटेन का जो केस है वो बिल्कुल स्ट्रेंज है, बिल्कुल अलग है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब इसका नाम स्ट्रेंज केस क्यों रखा है इन्होंने, इस टॉपिक का नाम द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन? उसका रीजन भी है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमने ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देखा, इटली का यूनिफिकेशन देखा, ब्रुसेल्स के बारे में, सॉरी बेल्जियम के बारे में बात करी, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात की, यानी ग्रीस जो है, ये सभी, चाहे फ्रांस है, ये सब ही कैसे रेवोल्यूशन थे जो कि आर्मी की हेल्प से और पब्लिक के साथ, आर्मी और पब्लिक के कॉम्बिनेशन की हेल्प से रेवोल्यूशन करके, युद्ध लड़ करके ही इन सभी कंट्रीज का यूनिफिकेशन हुआ था और ये नेशन स्टेट बने थे। लेकिन ये नेशन स्टेट बनने की जो प्रोसेस है वो ब्रिटेन के केस में बिल्कुल अलग थी। ब्रिटेन का मामला बाकी सबसे बिल्कुल स्ट्रेंज था, इसीलिए इसको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन का है। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो हर बार हर कंट्री में उसके रिजल्ट अलग अलग थे और उससे जो नेशन बन रहे थे उनकी प्रोसेस भी अलग अलग थी। जैसे फ्रांस में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी उसमें जो एम था रेवोल्यूशनरीज का, वो कोई नेशन स्टेट बनाना नहीं था, नेशन स्टेट तो ऑलरेडी था, इंडिपेंडेंट नेशन था, लेकिन वहां डेमोक्रेसी लाना उनका मेन एम था। लेकिन वहीं हमने जर्मनी में देखा, इटली में देखा, बेल्जियम के केस में देखा, इन सब में मुख्य जो उद्देश्य था, मेन जो एम था रेवोल्यूशन का, नेशनलिज्म की फीलिंग का जो मेन एम था कि अपनी कंट्री को दूसरे एम्पायर्स और किंगडम से फ्री कराना, उनको लिबरेट कराना और उसके बाद अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना। लेकिन वहां जो नेशनलिज्म है वो डेमोक्रेसी से कहीं भी अटैच्ड नहीं था। ब्रिटेन के मामले में भी यही था कि ब्रिटेन में भी नेशनलिज्म की फीलिंग काम कर रही थी, और नेशनलिज्म, मैंने बताया, नेशनलिज्म हर बार अच्छा नहीं होता। नेशनलिज्म अच्छा होता है, लेकिन जब ये एक्सट्रीम जाता है तब इससे भी नुकसान होते हैं। जैसे ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन के लोगों में या ब्रिटेन के जो रूलर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे या जो भी लोग थे ब्रिटेन के, उन सभी में नेशनलिज्म की फीलिंग थी और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो चाहते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा एम्पायर, सबसे बड़ा देश, सबसे पावरफुल कंट्री ब्रिटेन ही हो। ठीक है, ये सपना तो हर देश देखता है और हर देश को देखना भी चाहिए, हर कंट्री ऐसा करने का कोशिश भी करती है, लेकिन किस तरीके से करते हैं वो डिपेंड करता है। तो यहां ब्रिटेन ने क्या किया, आगे चल करके बाकी सारी कंट्रीज, यानी अपने आसपास जो भी टेरिटरीज हैं, यूरोप से बाहर और भी जो कॉन्टिनेंट है, उन पर कब्जा करना, उनके रिसोर्सेज का यूज अपनी प्रोग्रेस के लिए करना। तो नेशनलिज्म का एक ये भी आउटकम था। तो यहां ब्रिटेन की जो कंडीशन थी, तो ये भी चाहते थे शुरू से ही कि ब्रिटेन एक बड़ा देश बने, एक अच्छा देश बने, एक पावरफुल कंट्री बने। लेकिन क्या ब्रिटेन जैसा हमने अब तक पढ़ा है या आज के समय में हम पढ़ते हैं या इंडियन हिस्ट्री के दौरान हमने पढ़ा है, तो क्या ब्रिटेन हमेशा से ही ऐसा था? हम ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर अपने समय का सबसे बड़ा एम्पायर था, इससे बड़ा एम्पायर कोई नहीं रहा, सबसे बड़ा एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर था। तो इतना बड़ा बना कैसे, शुरुआत कहां से हुई, कैसे ब्रिटेन इतना बड़ा बना, किस तरीके से बना, हम आज इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। देखिए यहां पर
पेज कल यूनिफिकेशन ऑफ इटली जहां फिनिश हुआ था उसके बाद ही हम देखेंगे पेज नंबर 21 और यहाँ पेज के एंड से टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ देख लीजिए लिखा है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज क्यों है और इसमें जो लाइन दी है यहाँ पर सेकंड लाइन ही दे रखी है, देखिए मेरी बुक में शायद ये अंडरलाइन भी हो रहा है। तो यहाँ लिखा है इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, यानी ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट बनाने का तरीका था, जो ब्रिटेन का नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना, एक इंडिपेंडेंट नेशन के एक बड़े नेशन के रूप में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस थी वो किसी सडन अपहीवल या रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था। यानी ब्रिटेन जो यूनिफाई हुआ वो कोई अचानक होने वाली क्रांति या अचानक होने वाले किसी रेवोल्यूशन से नहीं हुआ था, बल्कि इसकी प्रोसेस बहुत लंबी थी और बहुत धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस थी, जिससे ये ब्रिटेन जैसा हम आज देखते हैं उस फॉर्म में आया था, या जैसा हमने अभी हिस्ट्री में पढ़ा उस फॉर्म में ये आ पाया था। कैसे? There was no British nation prior to the 18th century, यानी 18th century से पहले। ठीक है, एक मिनट। Before 18th century, 18th century से पहले और 18th century के स्टार्ट होने तक कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। ठीक है, कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था, जिसको आज हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। वास्तव में इस नाम का कोई भी देश उस समय नहीं था। क्लियर? समझ लीजिए इस चीज को अच्छे से। 18th सेंचुरी से पहले और 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक ब्रिटिश नेशन नहीं था, यानी ब्रिटेन नाम का कोई भी देश, कोई भी ब्रिटिश एम्पायर नाम की कोई चीज नहीं थी। तो फिर था क्या इसकी जगह? वास्तव में ये आइलैंड का एक ग्रुप था। ठीक है, आइलैंड्स का एक ग्रुप था, मतलब कई सारे आइलैंड थे, उनका एक ग्रुप था। कौन कौन से आइलैंड थे? एक को इंग्लिश आइलैंड कहा जाता था, क्योंकि यहां के लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, और इनका कल्चर जो था वो कैसा था? वो भी इंग्लिश कल्चर था। ठीक, दूसरे लोग जो थे और जो आइलैंड था, एक था वेल्श, ठीक, और दूसरा था स्कॉट, और तीसरा था आयरिश। यही आयरिश से आगे बना था आयरलैंड, इसी स्कॉटिश लोगों से बना स्कॉटलैंड। ये गैलिक लैंग्वेज बोलते थे। ठीक, और वेल्स ये भी इंग्लिश कल्चर ही फॉलो करते थे और इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलते थे, सेम इन्हीं की तरह। ठीक है, ये था। तो ये चार आइलैंड थे और इनको, इन आइलैंड का जो नाम है यहाँ पर इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, उसका रीजन ये है कि वास्तव में ये आइलैंड थे, इनका अपना कोई नाम नहीं था, बल्कि इनका नाम पड़ा किस चीज से? वहां जो रहने वाले लोग थे उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी जो कल्चर था, उसके नाम पर इन आइलैंड के नाम पड़े थे। जैसे इंडिया में जब जो फॉरेन इन्वेडर्स है, विदेशी आक्रमणकारी जब इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया को क्या कहा था? उन्होंने इंडिया या भारत नहीं कहा, उन्होंने हिंदुस्तान का, यानी विशेषकर अरब से अरेबियन जो आए थे इन्वेडर, इंडिया में इन्वेडर आए थे, उन्होंने इसको हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान क्यों कहा? हिंदुस्तान कहने के दो कारण थे। पहला कि हिंदी भाषा बोलने वाले लोग थे, इसीलिए हमने इस जगह को हिंदुस्तान का। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडस रिवर बहती है। इंडस रिवर को हिंदी में सिंधु कहा जाता था, उस समय सिंधु कहा जाता था। अब इंग्लिश लैंग्वेज में इंडस बनी है, लेकिन उस समय सिंधु कहा जाता था। तो जब पर्शियंस भारत में आए तो पर्शियंस को जो हिंदी का वर्ड है सा, ठीक है, जो हिंदी का वर्ड है सा, ये सा नहीं बोलना आता था, वो सा को हा बोलते थे। तो सिंधु की जगह उनके मुंह से क्या निकला? हिंदू। सिंधु की जगह, सिंधु जो रिवर है यानी इंडस रिवर है, इसको हिंदी में कहते थे सिंधु, लेकिन उनको सा नहीं बोलना आता था पर्शियंस को, तो वो सा की जगह हा बोलते थे इसको, और वो बोलते थे हिंदू। ठीक है, और जब ये सिंधु रिवर को वो हिंदू रिवर बोलते थे, और हिंदू रिवर यानी सिंधु रिवर या जो रिवर इंडस है इस समय, उसके इस पार का इलाका ये पूरा, इसको वो कहते थे हिंदुस्तान। यानी ऐसे लोगों के रहने की जगह जो सिंधु रिवर के इस पार रहते हैं, इधर रहते हैं, उसको उन्होंने बोला हिंदुस्तान, क्योंकि वो सिंधु को हिंदू बोलते थे और उनके रहने का स्थान अर्थात हिंदुस्तान। क्लियर? इस तरीके से उन्होंने इसको हिंदुस्तान
बोला था। तो एक लैंग्वेज और एक ये रिवर, इनकी वजह से पड़ा नाम, ऐसे ही इन सबका नाम भी पड़ा था, क्योंकि इनके कल्चर के अकॉर्डिंग इनका जो सबका कल्चर था, सबकी लैंग्वेज थी, और इनके जो रिलीजन थे वो भी अलग अलग थे। रिलीजन कहने का मतलब क्रिश्चियनिटी थी, लेकिन उसमें भी ब्रांचेस थी, जैसे रोमन कैथोलिक थे, ठीक है, कुछ कैथोलिक थे, कुछ रोमन कैथोलिक थे, कुछ ओल्ड प्रोटेस्टेंट को मानने वाले थे क्रिश्चियनिटी की ही अलग अलग ब्रांचेस थी, तो सब अलग अलग तरीके से उसको मानते थे। प्रोटेस्टेंट अलग थे, रोमन कैथोलिक अलग थे। अब इनमें भी वही समस्या थी कि कोई एक अपने आप को स्पेशल बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समझता था, और वो ये समझता था कि हमको बाकी सब पर राज करने का अधिकार है, और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो ग्रुप्स हैं, वो सब हमसे कैसे हैं, पिछड़े हुए, बैकवर्डेड हैं, और इन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरीके से वास्तव में ये 4 आइलैंड ग्रुप्स थे, कोई ब्रिटेन नाम का कोई भी नेशन जो है उस समय तक नहीं था। फिर यह ब्रिटिश नेशन बना कैसे, वही हम पढ़ रहे हैं। इन चारों में जो प्रोग्रेस की, एजुकेशन में, साइंस में, हर चीज में, पावर में, मनी में, इकोनॉमी में, वो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किसकी हुई, इंग्लिश लैंग्वेज कल्चर, जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, इंग्लिश कल्चर के लोग थे, इन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली। इसमें पावर भी इनके पास थी, पैसा भी इन्होंने खूब कमाया, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस से इन्होंने बहुत पैसा कमाया, विदेशी व्यापार, जगह जगह दूर दूर देशों में जाना, व्यापार करना, वहां से पैसा कमाना। तो इनकी इकोनॉमी, इनके पास पैसा, इनके पास पावर, ये सारी चीजें। और साथ में जब आगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी के बाद स्टार्ट हुआ, तो पावर इनकी और ज्यादा बढ़ गई। तो ये हर तरीके से पावरफुल थे इन चारों से। और जब पावरफुल थे तो इन इंग्लिश कल्चर के लोगों ने क्या करा, ये तो इनके साथ मिल ही गया था, वेल्स के साथ कोई समस्या नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सेम कल्चर था। लेकिन इनका मानना ये था, इंग्लिश कल्चर वाले लोगों का, हम ज्यादा पावरफुल हैं, पैसा ज्यादा है, इकोनॉमी हमारी अच्छी है, और हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे, इनको बैकवर्ड समझते थे, और कोशिश करते थे कि इन पर, स्कॉटिश पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक, इस चीज को देखते हुए पॉपुलेशन भी इन्हीं की ज्यादा थी, ये सारी चीजें थी, पावर इनके पास ज्यादा थी, और इन आइलैंड पर ज्यादातर जो लैंड एरिया, सारी चीजें थी, उन पर रिसोर्सेस पर अधिकार भी इन्होंने ही जमा रखा था। तो इन्होंने फाइनली सबसे पहले क्या किया, जो स्कॉटिश आइलैंड के जो हाईलैंडर्स जो लोग थे, सबसे पहले उनको क्या किया, उनको कंट्रोल करना शुरू किया, और उन्हें सबसे पहले प्रेशराइज करना शुरू किया कि आप इंग्लिश आइलैंड के कंट्रोल में रहेंगे, आप यहाँ पर जो है हमारे साथ मर्ज हो जाइए, और एक पूरा एक नेशन बना देते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से तो स्कॉटिश जाने वाले नहीं थे, तो क्या किया, इन पर कंट्रोल करने के लिए, अब क्योंकि पूरा ग्रुप था, शासन इन सबका मिलजुल करके ही चलता था रूल, लेकिन फिर भी उसमें डोमिनेंस किसकी थी, चलती वास्तव में चलती किसकी थी, वो चलती थी इंग्लिश आइलैंड के लोगों की। तो 16, एक चीज बता देता हूं मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है, देखिए 1688 में जो ब्रिटिश मोनार्की थी, यानी जो इंग्लिश आइलैंड था उसकी जो मोनार्की थी, यानी जो राजशाही शासन था, वो यहाँ पर हो गया खत्म। उसके बाद यहाँ क्या बन गई ब्रिटेन में, यहाँ बन गई पार्लियामेंट। अब इस पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर ज्यादा थे, ठीक है, इंग्लिश मेंबर जो है वो ज्यादा थे, और जो स्कॉटिश मेंबर हैं वो कम थे। तो यहाँ जो भी पार्लियामेंट में जो भी लॉ बनता, जो भी चीज बनती, उसमें डोमिनेंस किसकी रहती थी, इंग्लिश एथनिक कल्चर वाले लोगों की रहती थी, पॉपुलेशन ज्यादा थी, और साथ में पार्लियामेंट में मेंबर इनके ज्यादा और इनके कम थे। तो वास्तव में ये जो भी कानून बनाते वो ऑलमोस्ट इनके अगेंस्ट होते थे। जैसे यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया कि स्कॉटलैंड के लोग जो है वो अब अपनी जो उनकी गैलिक लैंग्वेज है वो नहीं बोल सकते, उनको अलाउड नहीं थी। आपको याद हो, अब से पहले मैंने जब पढ़ाया था आपको टॉपिक एज ऑफ रेवोल्यूशन, तो मैंने बताया भी था कि पोलैंड के लोग, यानी पोलैंड जब ट्रीटी ऑफ वियना के बाद पोलैंड जब रशिया को दे दिया गया, तो क्या किया था रशियन गवर्नमेंट ने कि पोलैंड के स्कूलों में, पोलैंड के चर्च में लोगों को पोलिश लैंग्वेज यानी अपनी लैंग्वेज बोलने की आजादी नहीं थी, उनको रशियन लैंग्वेज में ही पढ़ाई करनी थी, उसी में अपनी प्रीस्ट यानी चर्च में प्रेयर्स वगैरह भी रशियन लैंग्वेज में ही होती थी। सेम एस यहाँ भी किया जा रहा था, पार्लियामेंट से ये लॉ लाते थे और स्कॉटिश कल्चर को खत्म करना चाहते थे और उन पर अपना इंग्लिश कल्चर इंपोज करना चाहते थे, जिससे ये कंप्लीटली पूरी तरह इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश ग्रुप में मर्ज हो जाए। तो ऐसे कानून लाए और ये इन कानूनों का विरोध नहीं कर पाते थे क्योंकि इनके मेंबर्स पार्लियामेंट में कम होते थे।
इनको मना कर दिया गया था कि आप अपनी गैलिक लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। और साथ में ये जो स्कॉटलैंड के लोग थे, ये कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे, तो उसको भी ये फॉलो नहीं कर सकते थे। ये कैथोलिक चर्च को भी फॉलो नहीं कर सकते थे, इनको आजादी नहीं थी। मतलब अपने रिलीजन को प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते थे, अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे, यानी इनको सारे काम किसके अकॉर्डिंग करने हैं, इंग्लिश कल्चर को ही इनको फॉलो करना है, अपना कल्चर छोड़ करके, अपनी लैंग्वेज छोड़ करके। ठीक, स्कॉटलैंड के लोगों ने प्रयास किया इसका विरोध करने का, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं मिला। फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1707 में एक एक्ट, एक कानून पास किया गया। ठीक है, एक कानून जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1707 में 1707 में एक कानून पास किया गया जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आता है, 1 मार्क में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहां पर दे रखा है पेज नंबर, आप देखें 22, पेज नंबर 22 में, और इसके बाद आप लगभग आधा पैराग्राफ जब पार कर आएंगे तो यहां पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट सिंबल से। द एक्ट ऑफ यूनियन विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर came to be, the act of union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain। यानी एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया कानून, और इस कानून से क्या किया गया, जो इंग्लिश आइलैंड था वो और इसके साथ स्कॉट आइलैंड को यानी स्कॉटलैंड को मर्ज कर दिया गया, और इन दोनों को मिला करके क्या बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम, जिसे आज हम यूके के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, यानी कि महान ब्रिटेन देश का किंगडम, राज्य। ठीक है, और किसको मिला लिया, स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मर्ज कर लिया, तो इससे ही पूरा इंग्लैंड बना और ये यूके कहलाता। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन किससे बना, किस कानून से बना, 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन, जो इंग्लिश पार्लियामेंट में पास हुआ था ये कानून। इस कानून के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, स्कॉटलैंड को जो ब्रिटिश एम्पायर था, एम्पायर तो बाद में बना है, जो ब्रिटिश किंगडम था उसमें मर्ज किया गया, और पूरा अब ये क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। तो इस तरीके से 2 आइलैंड ग्रुप के लोगों को मिला करके ये बनाया गया ब्रिटेन। अब जाकर के ब्रिटेन बना था, अब से पहले केवल आइलैंड ग्रुप थे जिनका अपना अपना कल्चर था। तो ये इंग्लिश आइलैंड था, बेसिकली वेल्स आइलैंड इसी में था, और इनको मिला करके बना था, और इसमें स्कॉटलैंड को जब मर्ज किया तब बना ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इस तरीके से ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, लेकिन अभी भी इसमें मैंने 4 बताए थे, इसमें अभी एक बाकी है। तो जो हालत इंग्लैंड की हुई थी, सॉरी स्कॉटलैंड की, हमने देखा कि स्कॉटलैंड के लोगों को उनका कल्चर वो फॉलो नहीं कर सकते थे, अपने रिलीजियस परफॉर्मेंस प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते थे, लैंग्वेज वो अपनी यूज नहीं कर सकते थे, उन पर इंग्लिश कल्चर जो है वो इम्पोज किया गया था, थोपा गया था, और बाद में फाइनली उनको इसमें मर्ज कर लिया गया। ठीक, लेकिन ऐसी ही स्थिति किसके सामने आने वाली थी, लेटर ऑन कुछ समय बाद आयरलैंड के साथ भी इंग्लिश आइलैंड ने यही किया, यानी जो ब्रिटेन बन गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके साथ भी यही काम किया, और ये प्रोसीजर उसने आगे चल के बाकी सारे देशों के साथ भी करते रहे। इस तरीके से बहुत बड़ा ब्रिटिश एम्पायर बना, इतना बड़ा बना ब्रिटिश एम्पायर कि ये कहा जाता था, या ये, और ये सही भी था, कि ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का एकमात्र ऐसा एम्पायर था जिसके राज्य में, यानी इतना बड़ा फैला हुआ था कि जिसके राज्य में कहीं भी सूर्य अस्त नहीं होता था, सनसेट नहीं होता था। इस बात का मतलब ये था कि जैसे इंडिया तक उनका राज्य था, इंडिया भी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, तो जब ब्रिटेन में सनसेट होता था तो इंडिया में क्या हो जाता था, सनराइज हो जाता था। तो उससे ये पता चलता है, और इंडिया भी क्या था, ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा था, यानी कि इतना फैला हुआ था, इतने देशों को उसने अपने कंट्रोल में, उनको कॉलोनी बना रखा था कि वो कहीं भी अगर एक जगह अगर सनसेट होता तो दूसरी जगह सनराइज हो रहा होता, यानी ब्रिटिश एम्पायर में कभी भी सूर्य अस्त होता ही नहीं था। इस तरीके से इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर इसी प्रोसेस के थ्रू बना, जैसे पहले स्कॉटलैंड, फिर आयरलैंड, फिर इसी तरीके के बाकी कंट्रीज को धीरे धीरे करके कॉलोनाइज करते चले गए, अपने कंट्रोल में लेते गए। तो वो आगे की बात है। अभी हम ब्रिटेन का और बड़ा होना देखते हैं, जो मेन ब्रिटिश आइलैंड है, पूरा जो मेन यूके है उसको। तो ये देख लिया एक्ट ऑफ यूनियन। इसके बाद बचती है अगली कंडीशन किसकी, आयरलैंड की। तो आयरलैंड में देखिए पेज नंबर, यहां ये 22 मैंने बोला था, पेज नंबर 22 है,
इस पेज नंबर 22 में सेकंड पैराग्राफ देखें और यहाँ दिया है आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। आयरलैंड को भी बिल्कुल इन्हीं चीजों का सामना करना पड़ा। आयरलैंड के साथ भी फ्यूचर में ऐसा ही हुआ जैसा इंग्लैंड के साथ हुआ। ये लाइन इन्वर्टेड कॉमा में एक क्वेश्चन बन करके आ जाती है कि आयरलैंड क्या है, सफर्ड अ सिमिलर फेट, और इस पर आपको एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्लेन इन डिटेल, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो कैसे करेंगे, यानी हमें ये बताना है कि आयरलैंड के साथ भी वही हुआ जो किसके साथ हुआ, स्कॉटलैंड के साथ हुआ। इसे कैसे बताओगे, देखिए इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड इनटू कैथोलिक, इसको मैं पूरा बता देता हूं आपको। देखिए आयरलैंड एक ऐसी कंट्री थी जिसमें दो तरीके के लोग रहते थे, एक कौन से, कैथोलिक, और दूसरे प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट मतलब एक जो कैथोलिक रोमन जो कैथोलिक चर्च को मानते थे, एक जो ओल्ड प्रोटेस्टेंट रिलीजन को मानते थे। ठीक है, और यहां चक्कर क्या था कि जो प्रोटेस्टेंट थे उनकी डोमिनेंस थी, ये ज्यादा थे और इनकी डोमिनेंस थी, यहां पर इनकी ज्यादा चलती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, जो इंग्लिश कल्चर के लोग थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उन्होंने क्या करा, इनको हेल्प करनी शुरू कर दी कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम इन रोमन कैथोलिक का नहीं, यानी वही फूट डालो और राज करो जो इंडिया में किया, इंडिया से पहले यूरोप में भी ये हमेशा से करता आया था ब्रिटेन। तो यहां भी यही पॉलिसी इन्होंने अपनाई। क्या करा, प्रोटेस्टेंट को ये बोला कि तुम लोग ज्यादा हो, तुम्हारा राज होना चाहिए आयरलैंड में, कैथोलिक का नहीं होना चाहिए, ये तुमसे नीचे हैं, ये तुमसे पिछड़े हुए हैं, ये तुमसे गए गुजरे हैं, इनको राज करने का कोई अधिकार नहीं, बल्कि तुम प्रोटेस्टेंट हो, तुम इन पर अधिकार करो। ये चीज भड़काया किसको, प्रोटेस्टेंट को। प्रोटेस्टेंट तैयार हो गए, लेकिन प्रोटेस्टेंट ऐसा कर नहीं सकते थे विदाउट हेल्प। ब्रिटिशर्स ने कहा, या इंग्लिश जो कल्चर के लोग थे उन्होंने कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे। इन्होंने हेल्प करी, प्रोटेस्टेंट को भड़काया अपने ही देश में रहने वाले कैथोलिक नागरिकों के साथ। ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम, यानी अगर कोई लीडर या कोई हिंदुओं को अगर प्रोवोक करे कि भाई शासन तुम्हारा होना चाहिए, हिंदुस्तान तुम्हारा है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें छूट देंगे, या कोई मुस्लिम्स को भड़काए कि नहीं क्या कहते हैं, तुम केवल तुम्हारा आयो, तुम्हारा इस पर राज होना चाहिए, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, बाहरी देश अगर कोई ऐसा करे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो ये जो पॉलिटिक्स करंट में जो हमें देखने को मिलती है, ये हमारी हिस्ट्री से ही घूम करके आई है, इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स। ठीक है, तो कैथोलिक जो थे वो संख्या में कम थे, ठीक है, और डोमिनेंस प्रोटेस्टेंट का ज्यादा था, लेकिन ये फिर भी इन पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इनको समझाया, प्रोटेस्टेंट को, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम इन्हें डोमिनेट करो, यहाँ पर राज तुम्हारा होना चाहिए। प्रोटेस्टेंट तैयार हो गए, ब्रिटिशर्स की हेल्प से उन्होंने इनको जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर दिया। जैसे इनके जो चर्च वगैरह थे उन पर रोक लगाना, चर्च में जो इनकी सभाएं वगैरह होती थी, मीटिंग्स होती थी, प्रेयर्स होती थी, उन पर रोक लगाना कि नहीं, तुम भी प्रोटेस्टेंट ही फॉलो करोगे, हमारे कल्चर को ही तुम एक्सेप्ट करोगे। ठीक इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर होनी शुरू हुई कि कैथोलिक रिवोल्ट, हालांकि ये चीज इनको कैथोलिक्स को समझ में आ गई कि ये सारा काम ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड का हाल ये लोग देख चुके थे। तो कैथोलिक्स ने रेवोल्यूशन किए, तो कैथोलिक्स ने क्या किया, रेवोल्यूशन किए, यानी कोशिश तो की, रेवोल्यूशन किए। और ऐसा ही एक रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, कैथोलिक्स ने एक रेवोल्यूशन किया था, यानी आयरलैंड के लोगों ने, आयरलैंड के जो कैथोलिक्स थे उन्होंने 1789 में एक रेवोल्यूशन किया, जिसको लीड किया था किसने, वोल्फ टोन ने। किसने, वोल्फ टोन ने। और ये रेवोल्यूशन जो है वो फेल्ड हो गया था, जिसको इंग्लिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश जो नेशन है उसने इनको क्या कर दिया था, इसको सप्रेस कर दिया था अपनी ट्रूप्स की हेल्प से। तो 1789 में एक रेवोल्यूशन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करने की कोशिश की थी आयरलैंड के कैथोलिक्स ने, आयरलैंड के लोगों ने, लेकिन और इसको लीड किसने किया था, वोल्फ टोन ने। तो यहां देखिए ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें 4-5 लाइन छोड़ने के बाद दिया हुआ, देखिए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिश मैन, यानी आयरलैंड के जो लोग थे, एक मिनट मैंने यहाँ गलत डाल दी थी, देखिए 1798 आप देख रहे हैं 1798 है, यानी कि 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नहीं था, लेकिन 18th सेंचुरी यहाँ पर धीरे धीरे खत्म होने वाली है, बिल्कुल खत्म होने पर आ गई है, तब तक ब्रिटिश नेशन पूरा बन जाएगा। तो 1798 में ये रेवोल्यूशन हुआ और इसको लीड किसने किया था, वोल्फ टोन ने। तो आता है क्वेश्चन कि हु वाज वोल्फ टोन। तो वोल्फ टोन लीडर थे किसके, आयरिश
रेवोल्यूशन के, आयरिश रेवोल्यूशन के लीडर थे। यानी आयरलैंड में जो रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसको उसके लीडर वुल्फटोन थे। या कई बार आता है कि आयरलैंड के लोगों ने, यूनाइटेड आयरिशमैन ने जो रेवोल्यूशन किया था 1798 में, उसको किसने लीड किया था? तो वुल्फटोन ने लीड किया था। लेकिन ये फेल हो गया था और इसके बाद फाइनली ब्रिटिशर्स ने आगे चल करके कब 1801 में, यानी कि 3 साल बाद ये रेवोल्यूशन 2-3 साल चला और फाइनली ये रेवोल्यूशन फेल हो गया। उसके बाद क्या किया गया? 3 साल बाद 1801 में, जैसे 1707 में किसको मिलाया? स्कॉटलैंड को, ऐसे ही 1801 में यूनाइटेड किंगडम में किसको मिला लिया? 1801 में क्या हुआ? आयरलैंड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद यूनाइटेड किंगडम। ये भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन गया। तो इस तरीके से हमने देखा एक पूरा ब्रिटिश नेशन बन गया। पहले केवल 4 आइलैंड थे, इंग्लिश और वेल्स मिला के बना, बाद में स्कॉटलैंड 1707 एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू उसको मर्ज किया, तब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया। बाद में 1801 में आयरलैंड को भी इसी में इनकॉर्पोरेट कर लिया और इस तरीके से ये बना क्या? यूनाइटेड किंगडम। यानी जो ब्रिटिश नेशन है, जो ब्रिटेन है, वो फाइनली 1801 में बन करके पूरा तैयार हुआ, जिसने बाद में लेटर ऑन पूरी दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज को अपने एम्पायर में मर्ज ऐसे ही करते चलेगा और बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो बना लिया। तो इस तरीके से किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और ये पूरा बाद में लेटर ऑन ब्रिटिश एम्पायर में कन्वर्ट हो। अभी किंगडम है क्योंकि अभी कुछ एक राज्य छोटे छोटे अपने आसपास के ही मिले, लेकिन जब दूसरे बड़े बड़े देशों को भी अपने अधिकार में ले लिया, उनको भी कंट्रोल में कर लिया, तब किंगडम बन गया एम्पायर। समझ में आया? किंग में और एम्परर में यही अंतर होता है। यानी राजा जो होता है वो अपनी आसपास की अपनी टेरिटरीज में जो भी छोटे छोटे राज्य होते हैं उनको मर्ज करके अपना पूरा किंगडम राज्य बना लेता है, तब वो बनता है किंग। लेकिन जब एक किंग अपने आसपास की और कंट्रीज के राजाओं को भी हरा करके उनके भी राज्य को अपने में मिला लेता है, तब वो बनता है क्या? एम्परर। और इस तरीके से बनाता है वो अपना एम्पायर। यानी राजा और सम्राट, यही अंतर होता है, राज्य और साम्राज्य में यही अंतर होता है। 1801 आयरलैंड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद यूनाइटेड किंगडम। इस तरीके से हमें जो ब्रिटेन देखने को मिला, ब्रिटिश एम्पायर, जिसने हमारे देश पर और बाकी सारी कंट्रीज पर कब्जा किया, वो यही था। तो पहले 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में केवल आइलैंड ग्रुप्स थे, लेकिन लेटर ऑन इस तरीके से धीरे धीरे इस प्रोसेस से ये बने। तो हमने देखा कि यहाँ जो ब्रिटेन है वो यूनिफाई हुआ, नेशन बना, लेकिन वो कैसे बना? वो किसी रेवोल्यूशन से नहीं बना, बल्कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस थी। मतलब पूरी सेंचुरी लग गई उसको, धीरे धीरे पूरी सेंचुरी लगी, पूरा समय लगा उसको, बहुत समय लग गया धीरे धीरे अपने आप को एक नेशन में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था वो किसी का गुलाम था, उससे आजाद होकर के बना, रेवोल्यूशन करके बना, नहीं। अब एक आइलैंड ग्रुप था जिससे वो एक बड़े, पहले किंगडम में कन्वर्ट हुआ, लेटर ऑन एम्पायर में कन्वर्ट हो गया। और अब जब नया न्यू ब्रिटिश नेशन बना, तो नया जो ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश नेशन जो बन गया, तो अब इसका नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सारी चीजें भी होनी थी। तो इसका क्या बना? इसका नया फ्लैग बना, ब्रिटिश जो फ्लैग था। तो नया ब्रिटिश फ्लैग कौन सा था? यूनियन जैक। यूनियन जैक आपने देखा होगा, इंडिया में भी बहुत सारी जो फिल्में हैं जो ब्रिटिश टाइम की होती हैं, आप उनमें देखते भी होंगे, अंग्रेजों का जो झंडा था वो कैसा, उसका नाम क्या था, जो आज भी है उसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश फ्लैग को यूनियन जैक कहा जाता है। ठीक। और नेशनल एंथम क्या बनाया है इन्होंने उसके बाद अपना? नेशनल एंथम किसको डिक्लेयर किया गया ब्रिटेन का? नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग। और उसके बाद फिर इंग्लिश और नेशनल लैंग्वेज क्या बनाई इन्होंने? इंग्लिश। नेशनल लैंग्वेज क्या बनाई? इंग्लिश। नेशनल लैंग्वेज क्या बनाई? इंग्लिश। क्लियर हो गया ये सारी चीजें? अब आपको यहाँ पर ये सब चीज काफी हद तक क्लियर हो गई होगी कि जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ था। स्टार्टिंग में वो ऐसा नहीं था। और प्रॉपर जब नेशन बन गया तो इसका एक नेशनल फ्लैग जिसे यूनियन जैक कहा गया, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, और नेशनल लैंग्वेज बनी इंग्लिश। तो यहां से हमें एक चीज और देखने को मिलती है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग में
एक छोटा सा किंगडम था जो 4 आइलैंड को मिलाकर बना। लेटर ऑन बाद में इसने बहुत बड़ा ब्रिटिश एम्पायर कन्वर्ट हुआ, यानी अमेरिका जैसा देश भी कभी इसी एम्पायर का गुलाम था, इसी एम्पायर के कब्जे में रहा था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ज्यादातर 70% कंट्री ब्रिटेन के ही गुलाम थे। हमारा देश भी बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में रहा, इतना बड़ा एम्पायर। और जब तक जिन एम्पायर इतनी सारी कंट्रीज के कब्जे में रही, तो उन सब में भी अपने टाइम में क्या इंग्लिश लैंग्वेज को ही इन्होंने बढ़ावा दिया। तभी तो हम देखते हैं कि आज दुनिया भर में जो ग्लोबल लैंग्वेज बनी वो इंग्लिश बनी। क्यों बनी? बहुत सारे देशों में, ज्यादातर देशों में इंग्लिश ही ग्लोबल लैंग्वेज बनी, क्योंकि इनका एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा था। बहुत लंबे लंबे समय तक अलग अलग कंट्रीज पे इन्होंने शासन किया, और वहां पर जैसे स्कॉटिश पर उन्होंने गैलिक लैंग्वेज छुड़वाई और अपनी लैंग्वेज थोपी, ऐसे ही सभी जगह इन्होंने किया। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज जो है इतिहास के समय से ही, 18वीं सेंचुरी के समय से ही पॉपुलर हुई। सोचिए, अगर ब्रिटेन इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा राज्य ना होता, तो क्या आज लोग इंग्लिश लैंग्वेज को जानते होते? नहीं जानते होते। शायद इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज नहीं बनती, सबकी अपनी अपनी जो लैंग्वेज है वही उनकी लैंग्वेज होती। क्लियर? तो ये चीज यहां पर समझ आ गई होगी आपको कि ब्रिटेन कैसे बना और उसका असर क्या पड़ा पूरी दुनिया पर। यह भी मैंने यहाँ पर आपको काफी हद तक क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई चीज हो, नहीं समझ आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा, उसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।